हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिट्टू कुमार है और मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर के बारे में जानेंगे कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। तो ऑर्डर पेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक युग्म। ऑर्डर पेयर में जो इसका एलिमेंट जो होता है ना, वो जोड़ा में होता है। इसमें सदस्यों की संख्या 2 होता है। तो अगर हमको इसको डिफाइन करना होगा तो हम लिख सकते हैं कि जब दो अवयव को जोड़ा के रूप में लिखते हैं, जब दो अवयव को जोड़ा के रूप में लिखते हैं तो उसे क्रमित युग्म कहते हैं। एग्जाम्पल में आप दो अवयव कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x और y एक ऑर्डर पेयर है। यह x जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है। यहां पर एलिमेंट को हम घटक भी बोलते हैं, यानी कि प्रथम घटक। और y को सेकेंड एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि द्वितीय घटक। तो यहाँ पर हम क्रमिक युग्म के रूप में कोई भी पेयर ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में 5, 6 ऑर्डर पेयर है, 7, 8 ऑर्डर पेयर है। मतलब कि जब दो एलिमेंट जोड़ा के रूप में रहता है तो वो ऑर्डर पेयर होता है। तो अब हम जानेंगे क्रमिक युग्म की तुल्यता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक युग्म का तुल्यता। ये होता क्या है? तो जब दो अवयव को जब आपस में बराबर होता है तो क्यों बराबर होता है वही जानेंगे। इसलिए दो क्रमिक युग्म बराबर होगा यदि उसका संगत घटक को संगत एलिमेंट, घटक को यहां पर एलिमेंट भी बोल सकते हैं। दो क्रमिक युग्म बराबर होगा यदि उसका संगत घटक बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल, इफ x + y, 20, ये पहला क्रमिक युग्म है। और उसके बाद 10x - y, ये दूसरा क्रमिक युग्म है। बोलेगा देन फाइंड x and y। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसको सोल्यूशन कैसे करना है तो ऊपर हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इसी के माध्यम से हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसके माध्यम से हमको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि दो क्रमिक युग्म बराबर होगा यदि उसका संगत घटक भी बराबर हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए संगत घटक यानी कि प्रथम घटक प्रथम के बराबर होगा और द्वितीय घटक द्वितीय के बराबर होगा। यानी कि x + y जो होगा वो 10 के बराबर होगा और 20 जो होगा x - y के बराबर होगा। यानी कि x - y जो होगा 20 के बराबर होगा। और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको सॉल्व करना आप बहुत पहले से जानते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। और दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स वाई का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। अब हमारा ऑर्डर पेयर अब खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में। ऑर्डर ट्रिपलेट
क्रमिक त्रिक। ऑर्डर ट्रिपलेट को हिंदी में क्रमिक त्रिक भी बोलते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर में हमने देखा कि उसमें 2 अवयव को एक साथ लिखते हैं, और ऑर्डर ट्रिपलेट में होता है इसमें 3 अवयव को एक साथ लिखते हैं। जब 3 अवयव को एक साथ लिखते हैं तो वह क्रमिक त्रिक होगा। जैसे एग्जाम्पल में x, y, z, x, y, z ये हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट है, क्योंकि इसमें 3 अवयव है। यहां जो x है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि प्रथम घटक है। घटक को यहां पर अवयव भी बोल सकते हैं। y जो है हमारा यहां पर सेकेंड एलिमेंट है। द्वितीय घटक। उसके बाद z जो है वो हमारा थर्ड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट है, यानी कि तृतीय घटक। अब हम लोग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे कि 2 क्रमिक त्रिक कब बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट 2 क्रमिक त्रिक का तुल्यता। इसमें बताना है कि 2 क्रमिक त्रिक बराबर कब होगा। तो 2 क्रमिक त्रिक बराबर होगा यदि उसका संगत घटक भी बराबर हो। 2 क्रमिक त्रिक बराबर होगा यदि उसका संगत घटक बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल इफ x प्लस वाई प्लस, यहाँ एग्जाम्पल में थोड़ा बदल देते हैं, 2x प्लस 3y प्लस z, 50, 60 बराबर 100 3x प्लस 2y माइनस z, x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और कहेगा फाइंड x, y एंड z। सेम वर्क करेंगे जैसे कि हम लोग ने ऑर्डर पेयर में देखा था। x, y का मान निकालना था, उसमें 2 वेरिएबल था। इसमें x, y, z का मान निकाला, इसमें 3 वेरिएबल। तो इसको भी उसी तरीका से सॉल्व करेंगे। देखेंगे सबसे पहले 2x प्लस 3y प्लस z, प्रथम घटक प्रथम के बराबर होता है, यानी कि ये 2x प्लस 3y प्लस z जो होगा 100 के बराबर होगा। ये यहाँ रूल में हमने लिखा था कि 2 क्रमिक त्रिक बराबर होंगे यदि उनका संगत घटक भी बराबर हो। इसीलिए यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस z जो है 100 के बराबर होगा, और 50 जो है इसके बराबर होगा, और 60 इसके बराबर होगा। यानी कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और 3x प्लस 2y माइनस z को 50 मान लेते हैं, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने आपको शायद आता होगा, तो मैं इस क्वेश्चन में समय नहीं लूंगा और इसके आगे हम लोग जानेंगे।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको हिंदी में कार्तीय गुणन कहते हैं। अब ये कार्तीय गुणन होता क्या है? तो कार्तीय गुणन वैसे क्रमित युग्मों का संग्रह होता है जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव होता है। तो कार्तीय गुणन क्या होता है? तो कार्तीय गुणन वैसे क्रमित युग्म का संग्रह होता है जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव होता है। समुच्चय बी का अवयव होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो गो समुच्चय है ए और बी। यदि ए और बी दो समुच्चय हो, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी द्वारा सूचित करते हैं। सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी हमारा दिया हुआ है। कार्तीय गुणन क्रमित युग्म का संग्रह होता है। तो यहाँ पर जो क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर जो होगा एक से अधिक, दो या दो से अधिक होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर संग्रह के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर कार्तीय गुणन क्रमिक युग्म का संग्रह होता है कार्तीय गुणन। तो ए क्रॉस बी मान लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ए क्रॉस बी मान लेते हैं कि ए एक्स है, कॉमा कुछ भी मान लेते हैं, बी वाई है, इस तरीका से है, दो है, कार्तीय गुणन है। तो हमको बोल देगा फाइंड ए और बी निकालने के लिए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कार्तीय गुणन वैसे क्रमित युग्मों का संग्रह होता है जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव होता है। तो ए का अवयव जो होगा यहाँ पर वो प्रथम घटक होगा, यानी कि ए और बी जो होगा ये ए का अवयव होगा, और बी का जो अवयव होगा, सेट बी का जो अवयव होगा द्वितीय घटक यानी कि एक्स और वाई ये होगा। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमको सेम इसी तरीका से पूछेगा। इस बार हमको ए दे देगा, ए बराबर दे देगा 1 2 एंड बी बराबर दे देगा 3 4, और कहेगा निकालने के लिए एक नंबर में ए क्रॉस बी, 2 नंबर में बी क्रॉस ए, और 3 नंबर में ए क्रॉस ए कहेगा निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए का एलिमेंट देख लेंगे क्या क्या है। सेट ए का एलिमेंट जो है 1 और 2 है, और बी का एलिमेंट है 3 4। अब क्रॉस इसको कैसे करेंगे? तो 1 में करेंगे 3 से, तो 1 3, ये पहला क्रमिक युग्म बन गया। फिर 1 में करेंगे 4 से, तो 1 4 हो जाएगा, ये हमारा दूसरा क्रमिक युग्म हो गया। फिर 2 में करेंगे 3 से, और फिर 2 में करेंगे 4 से, ये हमारा हो गया
कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन करने का रूल कैसे किया जाता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है बी क्रॉस ए। इस बार बी के अवयव को, सेट बी को पहले लिखेंगे और फिर सेट ए को। तो 3 में करेंगे 1 से गुना, 3 होगा, फिर 3 में 2 से, 3,2 हो जाएगा, फिर 4 में 1 से, फिर 4 में 2 से। इस तरीका से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे ए क्रॉस ए, यानी सेट ए को सेट ए से क्रॉस करना है, यानी कि 1,2 और 1,2। इसको कैसे करेंगे, तो फिर से वही काम करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, 1 को 2 से, फिर 2 को 1 से और 2 को 2 से। इस तरीका से हमारा कार्तीय गुणन खत्म हो गया। आप किसी भी तरह का क्रॉस आपको देगा बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं इससे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में जानेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन होता क्या है, उसको रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संबंध जो होता है वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। संबंध कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। The relation is the subset of Cartesian product. कार्तीय गुणन संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है ए क्रॉस बी का, ए एक्स कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 2 2 3 और 3 4 इस टाइप से। और इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेशन R1 दिए हुआ है, पहला रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3 4 5 इस तरीका से दिया हुआ है। दूसरा रिलेशन दिया हुआ है 1 3 2 3 2 4 इस तरीका से दिया हुआ है। तीसरा रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3 3 4। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी हमारा क्या दिया हुआ है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 2 3 और 3 4। अब हम लोग यहां से ए का मान निकाल लेंगे। तो ए हमारा हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, हमने ऑर्डर पेयर में पढ़ा था, तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 और सेकेंड एलिमेंट 2 3 और 4 हो जाएगा। और हमने अभी अभी पढ़ा कि संबंध जो होता है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर उपसमुच्चय होता क्या है, तो उपसमुच्चय जो होता है, यदि ए कोई सेट है और बी भी एक सेट है, तो ए का पूरा पूरा एलिमेंट बी में होता है, उसे ही सबसेट कहते हैं, इसको ए सबसेट बी बोलते हैं। तो कार्तीय गुणन का पूरा पूरा अवयव रिलेशन में होगा तभी जो यहाँ पर रिलेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आइए इसको बनाते हैं। ए क्रॉस R1 को देखते हैं। R1 में हमारा क्या क्या अवयव दिया हुआ है, 1 2 दिए हुआ है,
1 2 दिए हुआ है, 2 3 दिए हुआ है और 3 4 दिया हुआ है। संबंध का पूरा पूरा अवयव हम इसमें देखेंगे कि है कि नहीं। तो इसका जो R1 जो रिलेशन बना रहा है, इसका पूरा पूरा अवयव A क्रॉस B में है, यानी कि ये जो संबंध बना वो सही है। उसके बाद R2 देखेंगे, R2 1 3 2 3 2 4। अब इसको देखेंगे कि इसका पूरा पूरा अवयव A क्रॉस B में है कि नहीं। तो इसका पूरा पूरा अवयव इसमें नहीं है, यानी कि ये संबंध नहीं बना, ये सही है ये गलत है। अब R3 को देखेंगे, R3 और R1 एक ही जैसा लिखा गया, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहां पर हम लोग का रिलेशन समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। अब रिलेशन के बाद हमको डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डोमेन के बारे में जानेंगे। डोमेन होता क्या है? यदि संबंध समुच्चय A से B पर परिभाषित हो, समुच्चय A से B पर परिभाषित हो, तो A का पूरा पूरा अवयव, यदि संबंध A से B पर परिभाषित हो तो A का वह अवयव जो B के साथ संबंध बनाता है, उसे प्रांत कहते हैं। इसे रे डायग्राम द्वारा समझते हैं। रे डायग्राम, इसको हिंदी में तीर आरेख बोलते हैं। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और बी भी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी, जो कि इस तरीका से डिफाइंड है, इस तरीका से डिफाइंड है। अब इसमें डोमेन का मान पूछे तो क्या होगा? ए का अवयव को देखेंगे कि ए का कौन कौन सा अवयव बी के साथ संबंध बनाया है। तो यहाँ पर 1 जो है बी के साथ संबंध बनाया है, बी के अवयव के साथ, 2 भी बनाया और 3 भी बनाया, तो ये आपका डोमेन हो गया। अब इसमें हम लोग रेंज के बारे में जानेंगे। रेंज होता क्या है? रेंज को हिंदी में परिसर भी बोलते हैं। इसमें लिखेंगे कि यदि संबंध समुच्चय ए से बी पर परिभाषित हो तो बी का वह अवयव जो ए के साथ संबंध बनाता है उसे परिसर कहते हैं। इसे भी हम लोग रे डायग्राम द्वारा समझेंगे। मान लेते ए और बी दो सेट है, ए का एलिमेंट सेम ही है 1, ए का एलिमेंट हम लोग सेम लेंगे 1 2 और 3,
और बी का एलिमेंट जो है ए, बी और सी। इसमें हमको देखना है बी का एलिमेंट, बी का कौन कौन सा एलिमेंट ए के साथ संबंध बना है। तो रेंज में अगर हमको देखना हो तो बी के एलिमेंट को देखें, तो बी का एलिमेंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये तीनों एलिमेंट जो है एक एलिमेंट के साथ संबंध बना रहा है, तो ये आपका रेंज हो गया। अब हम लोग कोडोमेन के बारे में जानते हैं। कोडोमेन क्या होता है? अब हम लोग कोडोमेन के बारे में जानेंगे। कोडोमेन सहप्रांत बोलते हैं इसको हिंदी में। यदि संबंध समुच्चय ए से बी पर परिभाषित हो, तो बी का पूरा पूरा अवयव यदि संबंध ए से बी पर परिभाषित हो तो बी का पूरा पूरा अवयव को सहप्रांत कहते हैं, चाहे वह अवयव संबंध बनाए या ना बनाए, चाहे वह अवयव संबंध बनाए या ना बनाए। इसे भी हम लोग रे डायग्राम द्वारा समझेंगे। इस बार थोड़ा ज्यादा एलिमेंट लेते हैं, 1 2 3 4। बी में भी कुछ ले लेते हैं इस तरीका से, ए, बी, सी और डी। यहां पर इस तरीका से डिफाइन कर दिए। यहां पर कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन जो होगा बी का एलिमेंट होगा। बी का वह एलिमेंट होगा जो ए के साथ संबंध बनाए या ना बनाए। यहाँ तीन एलिमेंट जो है वो ए के साथ संबंध बना रहा है, यानी ए, बी, सी जो है ए के साथ संबंध बना रहा है, लेकिन डी ए के साथ संबंध नहीं बना रहा है, फिर भी ये कोडोमेन होगा। क्योंकि हमने अभी अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि चाहे वो संबंध बनाए या ना बनाए।